गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने आर्टिकल नंबर 3 रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। हमारा आर्टिकल खत्म हो गया था और हमने वहाँ 9 क्वेश्चंस दिए थे और शायद आपको 2 दिन हो भी गए हैं, आपने वो कर लिए होंगे 9 क्वेश्चन। अब मैं उनके सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ और फिर आपको समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक एमसीक्यू था जहां पर आपको एक वायर आपको बोला गया था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इज 1 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 1 ओम था। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन थी और आपको बोला था वो टेम्परेचर बताएं जब रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं, हमने आर के इसके 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था r theta 2 is equals to r theta 1 bracket 1 plus alpha theta 2 minus theta 1। और फिर हमने बोला था कि अगर theta 1 0 डिग्री सेल्सियस है तो r theta की वैल्यू हो जाएगी r theta is equals to r naught bracket 1 plus alpha theta। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हमने बात की थी। अब हमने हमारी कंडीशन बना ली। पहली कंडीशन क्या थी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम है और थीटा डिग्री सेल्सियस पर 2 ओम है, जहां थीटा हमें निकालना है। तो हमने 2 इक्वेशन मेंटेन करी और इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड किया तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ 2 प्लस अल्फा और इनको मल्टीप्लाई किया तो 54 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा थीटा। 2 minus 1 is 1 प्लस 54 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा थीटा। इंटरचेंज किया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 54 अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 54। ये बात थोड़ी समझने की है। अल्फा की वैल्यू 0.00125 थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो एक बहुत अच्छी सी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैथ्स ने बताई मुझे ये बात। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया थीटा को 1 को अल्फा से तो मेरे पास आया यहाँ अच्छे से मैंने डिवाइड करके दिखाया है 800 आया प्लस 54, लेकिन अभी आंसर 854 डिग्री सेल्सियस आया है। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन थे वो केल्विन में थे, इसलिए मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर आया 1127 केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट्स 2 अलग अलग वायर के गिवन थे। एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट था अल्फा और दूसरे का था माइनस बीटा। अब दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट किया और ये जो अगली लाइन आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस था सीरीज कॉम्बिनेशन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो हमें 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके रेशियो बताने थे। तो पहले समझे आप इस बात को। देखो क्योंकि 2 अलग अलग वायर है इसलिए उनके इनिशियल रेजिस्टेंसेस 0 डिग्री वाले अलग अलग होंगे। एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, दूसरे का माइनस बीटा और थीटा डिग्री पर दोनों का टेम्परेचर, एक का माना हमने r1 थीटा, एक का मान लिया r2 थीटा और दोनों के लिए हमने इक्वेशन लिख दी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आपको पता है कि सीरीज में तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो r सीरीज इज इक्वल्स टू r1 थीटा प्लस r2 थीटा। ये हमने इसको ऐड किया। अब देखो जरा, तो ये हो गया r1, ये हो गया r2 और यहां से मैंने थीटा कॉमन ले लिया। अब क्वेश्चन की लाइन मेरे से क्या कह रही है? क्वेश्चन की लाइन कह रही है इट इज गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन मेरे फॉर्मूले में तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन की बात हम मानेंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये वाली बात कब नहीं होगी? जब अंदर वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हमने अंदर वाले पार्ट को 0 के इक्वल पुट किया तो r1 अल्फा इक्वल्स टू r2 बीटा, r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज r1 अपॉन r2? r1 अपॉन r2 है रेशियो वायर्स के रेजिस्टेंस का कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 2 वायर्स थे और दोनों का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर r ही है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स एक का अल्फा 1 है एक का अल्फा 2 है। आपको बताना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा। अब देखो यहां चेंज हो गई बात, यहां इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में थीटा वाला फैक्टर आएगा। तो देखो
हमने दो वायर लिए, दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम ले लिया क्योंकि गिवन था। पहले वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1, दूसरे वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 2 और थीटा डिग्री सेल्सियस पर दोनों की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों को ऐड कर दो, हमने ऐड कर दिया। तो अब देखो, अब मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, उस बात को समझे आप कि पहले वायर का रेजिस्टेंस R, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो सीरीज में इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R। प्लीज ध्यान दें इस बात को। अब करें इसको सॉल्व। तो हम तो थीटा डिग्री की बात कर रहे हैं, हमने पूरा इसको इन दोनों को ऐड कर दिया ओपन करके। तो RS मेरे पास आ गया 2R प्लस यहां से मैंने R थीटा कॉमन ले लिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब देखें, जो मेरी बेसिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, और बेसिक इक्वेशन में R0 मुझे कॉमन चाहिए, और R0 क्या है सीरीज का, R0 सीरीज का है 2R। तो मैंने यहाँ 2R बाहर अगर मैं निकालूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस थीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 2R नहीं है तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा था 2 से। जब मैंने ऐसा किया और इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, प्लीज देखें दो इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर किया तो R0 की वैल्यू सीरीज के लिए क्या होगी 2R, 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, थीटा की जगह थीटा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरे सामने कितना निकल के आया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमारे पास वीआई ग्राफ हमको गिवन था, एक ही वायर के लिए गिवन था, दो अलग अलग टेम्परेचर पर। ये एंगल 30 डिग्री हमें गिवन था, ये 30 डिग्री हमें गिवन था। स्लोप मेजर करने के लिए हम एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, तो हमने इसको यूज करते हुए ये वाला एंगल 60 डिग्री निकाल लिया। सबसे पहले हमने बता दिया कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। T2 टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, tan 30 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कंडक्टर में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा किस पर आ रहा है, T1 पर। इसका मतलब T1 ग्रेटर देन क्या है, T2। तो शायद ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर चला गया। नेक्स्ट पार्ट मैंने इसका बना दिया था कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो दोनों आपने निकाल लिया, तो √3 अपॉन 1/√3, तो ये रेशियो हमारा आ गया 3:1। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है, आप 30 डिग्री एंगल ना देके थीटा में देगा, तो स्लोप जब निकालेंगे तो हमें ये जरूरत पड़ेगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि स्लोप के लिए एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं हम, है ना। क्योंकि व्हाट इज स्लोप, न्यूमरेटर सॉरी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कहां से एंगल नापा जाएगा, जब x एक्सिस से एंगल होगा तब हम उसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहां बोला कि कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्लोप के। तो T1 माइनस T2 क्या हो गया, T1 के लिए स्लोप कितनी होगी, tan 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब तो बस मैथ्स है, cot थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया, cot थीटा को कर दिया cos थीटा अपन sin थीटा माइनस sin थीटा अपन cos, एलसीएम sin थीटा cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला गया, ये पूरा बन गया cot 2 थीटा। अब 2 तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ उसको, तो T1 माइनस T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा, जो हमें प्रूव करना था। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ये तो लिंक पे थे। आपके पास 3 कॉपर के वायर हैं जिनका लेंथ रेशियो और मास रेशियो आपको गिवन है, आपका रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना था। तो भाई रेजिस्टेंस का तो स्टार्टिंग हमें पता है, फार्मूला यही है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। लेकिन हमें ये भी पता है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सिलिंड्रिकल वायर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से एरिया क्या आ गया, मास अपॉन लेंथ इनटू डेंसिटी। एरिया को यहां पुट किया तो R का फार्मूला आ गया रो L स्क्वायर अपॉन मास इनटू डेंसिटी। क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है, कॉपर वायर तीनों ही कॉपर के हैं, तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी, तो सिर्फ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L स्क्वायर अपॉन M के। लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, मास का भी रेशियो दे रखा है, तो ये रेशियो कुछ इस तरह से आया, एलसीएम ले लिया, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 40:135:96। अब पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन था, पहले इस बात को ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन था एक वायर। अब हमने या तो उसको खींचा है या कंप्रेस किया है। जब हम वायर को मतलब इलोंगेट करेंगे, खींचेंगे, तो जब हम वायर को खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। जब उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका एरिया कम होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया कम होगा और तो उसका एरिया बढ़ेगा और लेंथ कम हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन में या तो आपको लेंथ गिवन है या आपको एरिया गिवन है, दोनों चीज नहीं गिवन, लेकिन फर्क दोनों पे पड़ रहा है। तो देखो r = रो l अपॉन a, लेंथ आपको गिवन है। एरिया की जगह आप क्या लिखो, एरिया की जगह आप लिखो एरिया इनटू लेंथ इज कांस्टेंट। तो एरिया की जगह आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट अपॉन लेंथ। तो एरिया की जगह आप जब लिखोगे कांस्टेंट अपॉन लेंथ तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा l²। सिमिलरली वहां r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/a²। दोनों क्वेश्चन में क्या है, फर्क दोनों पे पड़ रहा है, गिवन एक है। अगर फर्क लेंथ और एरिया दोनों पे पड़ रहा है, एक चीज गिवन है, तो फॉर्मूले ये बनेंगे, एरिया के टर्म्स में ये बनेगा, लेंथ के टर्म्स में ये बनेगा। तो यहाँ पर r2/r1 आ गया हमारा l2/l1²। क्वेश्चन में आपको बोला है कि वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है और उसकी लेंथ 9 टाइम्स कर दी, तो r2/r हो गया 9l²। तो r2 हमारे सामने आ गया 1620 ओम। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला है कि वायर का एरिया 30% डिक्रीज हो गया, तो रह कितना गया 70%। तो शुरू में अगर a था 30% उसका डिक्रीज, तो 0.38 डिक्रीज हो गया, तो रह कितना गया a माइनस 0.38 विच इज इक्वल्स टू 0.7 है। तो यहाँ r2/r1 इज इक्वल्स टू a1/a2 का होल स्क्वायर, ये a², ये 0.7 a² से a² कैंसिल हो गया, 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49 विच इज लगभग 0.5। ध्यान से समझ लेना, अब यहाँ अप्रॉक्स हो रहा है क्योंकि ये एमसीक्यू में चेक करें। तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई 2r। परसेंटेज चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%। तो 100% जब r से वैल्यू 2r हो गई तो नेचुरल मुझे पता लगा कि 100% चेंज आया है इसमें। जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो क्या था प्लीज समझो। आपके पास एक वायर था, ठीक है, अब आधे वायर को खींचा गया। जब एक यूनिफॉर्म वायर है आपके पास l लेंथ का, तो आधे की लेंथ हमने ले लिया l/2, आधे की लेंथ ले ली हमने l/2, ऊपर इसका आधे का रेजिस्टेंस r/2, क्योंकि पूरे का r था ना, तो ये हो गया हमारा r/2, ये भी r/2। अब आधे को तो वही का वही रखा, लेकिन आधे को खींचा इस तरह से कि पूरे वायर की लेंथ हो गई 12। तो जब पूरे वायर की लेंथ 12, इतना हिस्सा फिक्स l/2, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 12 माइनस l/2 विच इज इक्वल्स टू 3l/2। तो बचे हुए हिस्से की पहले लेंथ कितनी थी l/2 और अब कितनी हो गई 3l/2। तो कितने फैक्टर से चेंज आया, 3 के फैक्टर से। जब लेंथ में 3 के फैक्टर से चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस में l का स्क्वायर, मेरे को ये कांसेप्ट लग रहा है। तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 9 टाइम्स। पहले कितना था इसका रेजिस्टेंस r/2, तो अब 9 टाइम्स इंक्रीज होके कितना हो गया 9r/2। बचे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस पहले से कितना है r/2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10r/2 व्हिच इज इक्वल्स टू 5r। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आईआईटी में आया था। तो ये हमने पूरे जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो सॉल्व कर लिए हैं, 9 के 9 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4 व्हिच इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ दिए हैं, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।